क्या इसी वजह से मैं शब्दों पे फिर जोर देना चाहता हूं कि क्या इसी वजह से क्या अमेरिका और फ्रांस तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई लेबनान से मत लड़ो, हिजबुल्लाह से मत लड़ो। इसी वजह से इजराइल ने अब रोना शुरू कर दिया है यूएन के प्रस्ताव का, जो 1701 है, जो इजराइल यूएन के प्रस्ताव को लागू करने की बात कर रहा है। वो यूएन के वर्कर्स को, ऑफिसर्स को वीजा नहीं दे रहा है। वो यूएनजे के दो दो प्रस्ताव को नहीं मान रहा है। यूएनएससी से जो प्रस्ताव पास हुआ है उसको नहीं मान रहा है। एंटोनियो गुटेरेस को यह तक कह रहा है कि उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आखिर ये दो मुंहा चेहरा कैसे ये लोग रख लेते हैं? ठीक है। हाँ अब बिल्कुल, यहाँ पे एक सवाल यही उठ रहा है कि 3 जनवरी को जो हसन नसरुल्लाह कासिम सुलेमानी की शहादत के मौके पर, बरसी के मौके पर जो संबोधन करने वाले हैं, उस दिन उनको टारगेट किया जा सकता है, निशाना बनाया जा सकता है। धाकड़ खबर, बेखौफजुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पहले जंग शुरू हुई गाजा में हमास के साथ, फिलिस्तीनियों के साथ, और उसमें खड़ा हुआ इजराइल के साथ दिखाई दिया अमेरिका और पूरा पश्चिम। उसके बाद तनातनी शुरू हो गई लाल सागर में, और ऐसा लगा कि अब हूतियों को मिटा दिया जाएगा, वहां पर भी एक नया मोर्चा खोल दिया जाएगा। फिर उसके बाद ईरान की भी इसमें एंट्री हुई, और ईरान के एक कमांडर, ब्रिगेडियर, कुछ लोग उन्हें मेजर जनरल, ना जाने क्या क्या बता रहे हैं, रजी मुसावी उनका नाम है, सीरिया में उनका कत्ल कर दिया गया। ईरान पर यह भी आरोप लगाया गया कि उसने हमला कर दिया भारत की ओर जा रहे एक जहाज पर। यानी ईरान को इस लड़ाई में घसीटने की कोशिश की गई। अब मामला शुरू हो गया है लेबनान के साथ, और इसमें आधार बनाया जा रहा है हिजबुल्लाह को। विदेश मंत्री इजराइल का एनी कोहन कह रहा है कि हम अब नसरल्लाह को नहीं छोड़ेंगे। इजराइल भी जो है यूएन के प्रस्ताव को लागू कराने की डिमांड करने लगा है कि अगर हिजबुल्लाह को मोर्चे से नहीं हटाया जाएगा तो लेबनान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सवाल यहां पे यही पैदा हो जाता है कि क्या अब हुतियों के साथ तो भिड़ नहीं पा रहे हैं, ईरान लड़ने को आ नहीं रहा है, तो क्या हिजबुल्लाह के नाम पर लेबनान पर कोई बड़ी स्ट्राइक, बड़ा हमला होने वाला है? ऐसे ही हालात पूरी दुनिया में बने हुए हैं, इसी को लेकर तमाम तरफ चर्चाएं हो रही हैं। तो हम भी इसी पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्काइप के जरिए फिर से एक बार जुड़ रहे हैं मीडिया स्टार के संपादक मोहम्मद अहमद काजमी साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर अपने दर्शकों से मुलाकात के लिए आपने हमें मौका दिया। जी आप आगे बढ़ सकते हैं। जी, मेरा पहला सवाल यही होगा कि हूतियों से नहीं लड़ पा रहे हैं, वहां पे जो इन्होंने पूरा अपना एक अलायंस बनाया था और ये कहा था कि 20 देश उसमें हैं, 10-11 देशों के नाम दिए थे, 10-11 देशों के नाम नहीं दिए थे। फिर ईरान से तनातनी पैदा करने की कोशिश की, उसको भिड़ाने की कोशिश की या भिड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हो पा रहा है। अब ये लेबनान की तरफ रुख कर रहे हैं। सीधा लग रहा है कि हिजबुल्लाह के नाम पर लेबनान पर ये लोग अटैक करने जा रहे हैं, और खबर ये भी आई है कि लेबनान में ऑस्ट्रेलिया के 3 लोगों को मार दिया गया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। हालांकि उन 3 मरने वालों में से एक को हिजबुल्लाह का बताया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हिजबुल्लाह से भी ये नहीं लड़ सकेंगे उस तरह से पूरी जंग। अमेरिका ने कई बार इस जंग के दौरान इजराइल से कहा है कि इस फ्रंट पर मत जाना, अगर हिजबुल्लाह की तरफ आप बढ़ोगे तो और ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। तो ये धमकियां तो हो सकती हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह सही है कि हर दिन हिजबुल्लाह के और इजराइल के बीच में टकराव हो रहे हैं, रोजाना हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से। और जिस तरह से अलमनार टेलीविजन चैनल जो हिजबुल्लाह का है वो रिपोर्टिंग कर रहा है, बाकायदा टाइम के साथ साथ रिपोर्टिंग कर रहा है कि इतने बजे ये हमला हुआ, इतने बजे ये हमला हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है। मुझे बिल्कुल यकीन है कि हिजबुल्लाह से सीधे सीधे इजराइल नहीं लड़ेगा, चूंकि अमेरिका ने भी उसको कई बार कहा है कि हिजबुल्लाह से पंगा मत लेना। यह बात साफ हिजबुल्लाह से पंगा लेने से अमेरिका जो रोक रहा है, क्या उसके पीछे सीरिया की पृष्ठभूमि है? क्योंकि लड़ लड़ के हिजबुल्लाह जो है अब और ज्यादा मजबूत हो गया, और इस बात को अमेरिका ज्यादा समझ रहा है। देखिए, ये सब जानते हैं कि हिजबुल्लाह की क्या ताकत है। हिजबुल्लाह के बगैर, नंबर एक, वो कई बार कई साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां हिजबुल्लाह जो सियासी पार्टी के तौर पर भी है
उसको कमजोर किया जाए और उसके बगैर वहां सरकार बन जाए, वो नहीं हो सका। इसके अलावा हिजबुल्लाह के ईरान से ताल्लुकात कमजोर हो जाए, सीरिया को तोड़ लिया जाए। 2011 से अब तक सीरिया में बशार अल असद की हुकूमत बाकी है, और जो दाइश का तमाशा किया था टेररिस्ट भेज करके, वो भी अब उसकी कमर टूट चुकी है। तो ये हिजबुल्लाह को कमजोर कर पाए। हिजबुल्लाह तो एक, मैं आपको बताऊं, मई 2021 की जंग में भी और इस जंग में भी बेरूत में हिजबुल्लाह, हमास, जिहाद इस्लामी, ईरान का IRGC का कुछ फोर्स, इसके जिम्मेदार लोग बाकायदा एक तरह से वॉर रूम, जिसे कहा जा सकता है कंट्रोल रूम, उसके जरिए तालमेल के साथ ये जंग चलाते रहे हैं। और मुझे अब भी यकीन है कि कहीं ना कहीं बेरूत में, कहीं बेसमेंट में, कहीं ये लोग बैठे हुए हैं, सभी जमातों के लोग, और वो मिल करके लड़ रहे हैं, और उस साथ साथ हूथियों का भी उनसे तालमेल पूरी तरह से है। तो ये हिजबुल्लाह को तोड़ पाए, ये एक ख्वाब हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि पहले दिन 7 अक्टूबर को नेतन्याहू ने कहा था कि हमास को तबाह कर देंगे, सांस नहीं लेंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे। अभी ताजा खबर यह है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कल कुम शहर में, जो वहां का एक मुकद्दस शहर है, वहां एक मजहबी मदरसा कहा जा सकता है हिंदुस्तानी जबान में, सेमिनारी, वहां पर तकरीर करते हुए उन्होंने कहा है कि हमास ने हमें, यानी ईरान को बताया है कि हम महीनों इजराइल के साथ जंग लड़ सकते हैं, और अभी तक हमारी जो कैपेसिटी है उसका सिर्फ 14% जो है वो तबाह हुआ है, उसको नुकसान पहुंचा है, बाकी पूरी तरह से मजबूत है। दूसरी तरफ इजराइल के टोटल मरकावा जो तोपों की तादाद बताई जा रही थी 1600 बताई जा रही थी, जिसमें से आधे से ज्यादा, मेरा अपना अंदाज है, ये कई तरह से खबरें आ चुकी हैं, वो बड़ी तादाद में उनके तबाह हो चुके हैं। तो इजराइल हिजबुल्लाह से बराह रास्त लड़ सकेगा, वो उसने 2006 का अगर सबक भूल गया हो तो शायद ऐसा हो, लेकिन 2006 में 34 दिन की जंग में हिजबुल्लाह ने क्या हाल किया था इजराइल का, वो उसे याद रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेंगे। क्या इसी वजह से, मैं शब्दों पे फिर जोर देना चाहता हूं कि क्या इसी वजह से, क्या अमेरिका और फ्रांस तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई लेबनान से मत लड़ो, हिजबुल्लाह से मत लड़ो, इसी वजह से इजराइल ने अब रोना शुरू कर दिया है UN के प्रस्ताव का जो 1701 है, जिसके मुताबिक जो साउथ लेबनान का इलाका है वहां से हिजबुल्लाह पीछे हट जाए, उन बस्तियों पर या तो इजराइल कब्जा कर ले या वहां पे एक बफर जोन बना दिया जाए और उस बफर जोन में UN को छोड़ दिया जाए, उसकी बात करना शुरू कर दिया है। देखिए, यूनाइटेड नेशन तो एक बहुत ही बेईमान किस्म की एजेंसी के तौर पे उसने काम किया है। वो रेजोल्यूशन पास किए 100 से ज्यादा, अब तक किसी एक का भी इंप्लीमेंटेशन इजराइल ने नहीं किया है। अब भी जो सीज फायर के लिए रेजोल्यूशन आए इससे पहले, जिसमें अमेरिका ने वीटो किया, जिसमें 150 से ज्यादा मुल्क फिलिस्तीनियों के हक में खड़े हुए थे, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। तो ये यूनाइटेड नेशन को जब चाहते हैं अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। इजराइल और अमेरिका का ये तमाशा हमेशा रहा है, अगर यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन पर अमल करना ही है तो अब से पहले जो 100 से ज्यादा रेजोल्यूशन है उन पे क्यों अमल नहीं किया जाता। एक रेजोल्यूशन ये पास करा करके कि ये हो जाए, यहां से ये हट जाए, भाई आप ही की दादागिरी चलेगी क्या? क्या हिजबुल्लाह इसके चलते ये भी तो हो सकता है ना कि अगर हिजबुल्लाह हट जाए तो इजराइल से हिजबुल्लाह का डिस्टेंस ज्यादा बन जाएगा और जितना नुकसान हिजबुल्लाह पहुंचा रहा है उतना नुकसान इजराइल को नहीं पहुंचा पाएगा। नहीं तो हिजबुल्लाह क्यों नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब आपने गाजा को चारों तरफ से बंद किया हुआ है? वो तो गाजा के मजलूम फिलिस्तीनियों की हमदर्दी में आपसे लड़ रहे हैं। जब पहली और दूसरी तकरीर हुई थी जंग के बाद में हिजबुल्लाह के लीडर की, हसन नसरुल्लाह की, तो उन्होंने बाकायदा इजरायली फौज जो इस तरफ एंगेज है उसमें यह बताया था कि तकरीबन 1/3 इजरायली फौज लेबनान बॉर्डर पर बिजी है, और किसी भी जंग की स्ट्रेटेजी का यह हिस्सा होता है कि दुश्मन की ताकत को बांट दिया जाए, सारी ताकत गाजा पर जुल्म करने में ना हो। दूसरी तरफ क्या इसी वजह से जो विदेश मंत्री है इजराइल का, एली कोहन, वो कह रहा है कि हमारे टारगेट पे है नसरल्लाह?
हाँ, तो टारगेट पे तो दूसरों के भी टारगेट पे तो आप हो सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब से पहले देखिए, गाजा जिसको चारों तरफ से घेरा हुआ है, जिसके अंदर इनकी फौज पहुंची हुई है, वहां याह्या सिनवर या उनके और दूसरे लीडिंग जो कमांडर्स हैं हमास के, उन्हें ये नहीं मार पा रहे, उनको नहीं पता कर पाए कि वो कहां हैं। तो ये हिजबुल्लाह के लीडर को, जो पब्लिक में बहुत कम आते हैं, वो टेलीविजन के जरिए स्पीच देते हैं, अभी 3 तारीख में फिर स्पीच होने वाली है, तो उनको वो किसी तरह से नुकसान पहुंचा पाएंगे, मुझे यकीन नहीं है। दूसरी बात मैं एक आपको बताऊं, 2006 की जंग जब हो रही थी, तो उस वक्त मैं लंदन में था, और एक बीबीसी के जर्नलिस्ट जॉर्डन के हैं वो, और उनसे मेरी अच्छी मुलाकात थी, और बल्कि वो गाजा के हैं, और उनकी जॉर्डन नेशनलिटी, फिर वो बीबीसी ब्रिटिश हो गए, अमेरिकन हो गए, लेकिन वो अरब हैं। उनसे मेरी मुलाकातें थी, तो उन्होंने बताया एक मुलाकात में कि देखिए, जब जंग हो रही थी तो मैंने लेबनान में अपने कई रिश्तेदारों को फोन कर करके ये चेक करने की कोशिश की कि फला लड़का, फला भाई, फला चचाजाद भाई वो कहाँ हैं। यानी वो ये अंदाजा लगा रहा था पत्रकार के तौर पर, क्या ये लोग जंग पर हैं या घरों में हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब, मैंने आंटी को फोन किया, कहा कि अली को जरा बुलाओ, बात करनी है। तो लीजिए साहब, अली से बात कीजिए, फला से बात कीजिए। तो उस वक्त भी ये बात सामने आई थी 2006 की जंग में। ग्राउंड रिपोर्ट की बात मैं कर रहा हूं मैं, जो पत्रकार वहीं का रहने वाला था, उसने बताया कि हार्डली 15% जवान हैं जो 2006 वाली जंग में अभी लड़ रहे हैं। तो उनकी कैपेसिटी बहुत है, और जिस तरह से हमास ने भी बताया कि सिर्फ 14% उनके इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ यूएन को लेके कुछ बात करते हैं, क्योंकि जो इजराइल यूएन के प्रस्ताव को लागू करने की बात कर रहा है, वो यूएन के वर्कर्स को, ऑफिसर्स को वीजा नहीं दे रहा है, वो यूएनजे के 2-2 प्रस्ताव को नहीं मान रहा है, यूएनएससी से जो प्रस्ताव पास हुआ है उसको नहीं मान रहा है, एंटोनियो गुटेरेस को ये तक कह रहा है कि उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आखिर ये दो मुंहा चेहरा कैसे ये लोग रख लेते हैं? देखिए, दो मुंहा चेहरा नहीं, इनका तो ये पता नहीं कि ये कितने मुंह वाले लोग हैं। इनके यहां कोई उसूल की कोई बात नहीं है। यूनाइटेड नेशन जो टेक्निकली, जो इंटरनेशनल कानून के तहत एक रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, उसकी बात सबको माननी चाहिए। उसके सेक्रेटरी जनरल को तकरीबन गालियों तक दी गई हैं, गालियां तक दी गई हैं और इजराइल की तरफ से, और इस्तीफे तक की बात की है। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि इंसानी क्राइसिस है, इस फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर सीज फायर होना चाहिए। 20,000 21,000 लोग मारे जा चुके, अभी तक बेगुनाह लोग मारे जा चुके। वैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 1981 का इतिहास दोहराया जा सकता है, जैसे 1981 में कब्जा कर लिया था इजराइल ने। देखिए, हिम्मत कितनी है ये तो देखने की वक्त बताएगा। 7 अक्टूबर के बाद जिस तरह से कमर टूट चुकी है, उसके बाद इजराइल ये सिर्फ बयान दे सकता है, उससे ज्यादा उसकी हिम्मत नहीं है। देखिए, मैं आपको एक और बात बताता हूं। इसको आप ये समझ लीजिए कि गाजा जो है वो इतना छोटा एरिया है, उसके बावजूद 400 किलोमीटर से ज्यादा टनल्स हैं, ऐसी खबरें हैं। और मैंने आपको अब से पहले भी बताया था कि एक जर्नलिस्ट से मैंने तेहरान में बात की, वो ये कहता है, उसका नाम मुहाजिरी है, हिसामुद्दीन मुहाजिरी, तेहरान के शहर टीवी उर्दू का पॉलिटिकल एडिटर है। उसने मुझे इंटरव्यू में बताया कि हो सकता है जमीन के ऊपर कहीं कुछ इलाकों में ये कब्जा कर लें, लेकिन जमीन के अंदर जो कुछ है उसमें ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये अगर कब्जा भी करेंगे, कब्जा करने की हिम्मत नहीं होगी। अभी देखते जाइए। ऐसे क्या हुआ था 1981 में, आप बता पाए उस वक्त कैसे कब्जा कर लिया था इजराइल ने, और बाद में जो कब्जा 2006 में खाली कराया हिजबुल्लाह ने? नहीं, 2006 में नहीं, सन 2000 में खाली कराया, और ये पहला विड्रॉल था इजराइल का किसी भी ऑक्युपाइड जमीन से। 1981 में अमेरिका, माफ कीजिएगा, इजराइल ने साउथ लेबनान पर हमला किया था और उसके कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद हिजबुल्लाह बना, और हिजबुल्लाह ने
टक्कर दी और सन 2000 में पहली बार साउथ लेबनान से उसको वापस जाना पड़ा। अब भी कुछ इलाके हैं, शेबा फार्म इलाका है, वो कुछ इजराइल के कब्जे में है, उसमें डिस्प्यूट है कि वो शेबा फार्म सीरिया का है या लेबनान का है, लेकिन ये कि ब्रॉडली वो इलाका खाली कराया था। हिजबुल्लाह पहली ऐसी कोई ताकत है जिसने इजराइल को ऑक्युपाइड जमीन से बाहर जाने के लिए मजबूर किया था। 2006 की 34 दिन की जंग थी जिसमें इजराइल को बहुत मुझे याद है, मैं उसी वक्त लंदन में था, तो वो शुरू में तो ये सारे लंदन से, वॉशिंगटन से, पेरिस से, हर तरफ से ये आवाज आ रही थी कि टेररिज्म को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब जैसे तक आज बोल रहे हैं, जैसे वो आज बोल रहे हैं, जैसे वो आज बोल रहे हैं हमास को लेकर, वैसे ही बोल रहे थे। लेकिन मैं अभी एक चीज और बताना चाहता हूं। ये जंग अभी अगर महीना 20 दिन और चली तो यही सारे जो कह रहे हैं हमास को खत्म करके सांस लेंगे, यही सीज फायर की मांग करेंगे। हम आप सब देखेंगे जब हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ पे एक सवाल यही उठ रहा है कि 3 जनवरी को जो हसन नसरुल्लाह कासिम सुलेमानी की शहादत के मौके पर, बरसी के मौके पर जो संबोधन करने वाले हैं, उस दिन उनको टारगेट किया जा सकता है, निशाना बनाया जा सकता है? मुझे कतई उम्मीद नहीं है। निशाना ये नहीं बना सकते, इनकी हिम्मत नहीं है, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं। और वो जो तकरीर करते हैं, वो उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम ऐसा है कि वो कहीं बेसमेंट में हैं, किस जगह हैं ये पता नहीं, लेकिन उनके बड़े बड़े स्क्रीन पर कई मुल्कों में, ये ऐसा कोई दुनिया का पहला लीडर है वो जिसके चाहने वाले मुख्तलिफ मुल्कों में बड़े स्क्रीन पर, चौराहों पर बैठ करके तकरीरें सुनी हो। ईरान में, इराक में, सीरिया में, लेबनान में, कम से कम इन 4 मुल्कों में, इसके अलावा यमन में, तो वो पूरे अरब दुनिया में, पूरे अरब मुल्कों में अगर आम आदमी से आप सवाल करें कि सबसे पॉपुलर लीडर अरब लीडर कुल मिला के हुतियों के बाद जो है अब हिजबुल्लाह जो है कोई बड़ा उलटफेर करने वाला है, जैसे हुतियों ने उधम मचा दिया एक तरीके से? हिजबुल्लाह बिल्कुल बहुत ही अहम रोल अदा करने वाला है और अब भी वो अहम रोल अदा कर रहा है। फिलिस्तीनियों की मुसीबत कम करने के लिए वो उसने उस इलाके में एंगेज किया हुआ है इजरायली फौजियों को। बिल्कुल ऐसा ही है कि 10 फौजी कहीं हो और उनमें से 4-5 आप दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दें तो ताकत कम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है। तो ये मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये बहुत तेजी से इजराइल को अपने जो ये जो रवैया है पूरी तरह से तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे। इससे इनको 2 कदम नीचे उतरना पड़ेगा, नहीं तो तबाही मुसलसल। फौज, अगर फौज छुट्टी पर जाए, छुट्टी तो लफ्ज लिया गया है, गोलानी ब्रिगेड जिसने जान बचाने के लिए छुट्टी ली या छुट्टी दी गई या उसने दबाव डाला अपनी सरकार पर, अगर मैदान जंग से भागने वाले फौजी जश्न मनाते हुए नजर आए तो यह पता चलता है कि वो अपने जान बचाने की खुशी में ऐसा कर रहे हैं। ऐसी हालत सिर्फ उन्हीं की नहीं है, जो और भी पिछले दिनों एक खबर आई थी कि नेतन्याहू कुछ फौजियों से मिलने अस्पताल में जा रहे थे और उन्होंने मिलने से मना कर दिया था। मिलने से मना कर दिया है। तो ये हाल तो उनका प्राइम मिनिस्टर का है। इससे पहले गालियां भी सुन चुके हैं वो फौजियों से। तो हालात इजराइल की जी बहुत ही शुक्रिया। उल्टे हैं। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं कि जंग के दौरान तो छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं। आप देखिए ना, जरा मरा सा ईद त्योहार आ जाता है, कोई दीपावली आ जाती है, तब पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं। अब जंग के बीच अगर छुट्टी पे जा रहे हैं तो एवं तो गए नहीं होंगे। बहुत कुछ कहलाता है ये घटनाक्रम और इस पर नजर रखने की जरूरत है। पर जैसे जैसे चीजें आती हैं हमारी जिम्मेदारी होती है आप तक रख दें, कोई धारणा बनाना हमारा काम नहीं होता है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर किसी और मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।